हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। फ्रेंड्स, देखिए, आज ही सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को, जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेट में टोटल 100 प्रश्न है। यह फुल प्रैक्टिस सेट है और आज हमारे यह सेट नंबर 13 है। इससे पहले मैंने आपको 12 सेट कवर करा दिया था फुल लेंथ वाला। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल वही पैटर्न है, वही लेवल है, क्लास 10th पर आधारित। फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि सेशन हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। इस सेट में टोटल 100 प्रश्न है, यानी कि यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और इसमें ठीक उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक उसी लेवल और उसी पैटर्न यानी कि क्लास 10th पर आधारित प्रश्न इसमें हमने शामिल किया है। एक बार सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। आंसर सबको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। जिनका 1 अक्टूबर को पेपर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब रिविज़न करना है और डेली एक फुल लेंथ सेट लगाना है ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपका अभ्यास बना रहे और कोई भी परेशानी आपको न हो। अच्छे लेवल का सेट लगाइए। हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में अब तक 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल के, उनको मैंने कवर कराया हुआ है। 3 करंट अफेयर का वीडियो मैंने कवर करा दिया है। तो जिन्होंने अब तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेफ्लॉन जो है किस एकलक का बहुलक है। तो सबसे पहले जानिए कि टेफ्लॉन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा भी गया था कि बिहार में कि किसका प्रयोग रसोई में न चिपकने वाले बर्तनों के परत के रूप में किया जाता है। ये बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिकी बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। और टेफ्लॉन जो है ये टेट्रा फ्लोरा इथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। ये बिहार पुलिस का प्रश्न है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं। देखिए, कन्फ्यूशियस जो थे ये एक महान चीनी दार्शनिक थे। इनका जन्म जो है 551 बीसी में हुआ था। इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, चीनी जो है इनको किस नाम से जानते थे, तो ये यहाँ अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ, कुंग जू, ठीक है, कुंग जू के नाम से जानते थे। या फिर कभी कभी आपको ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिल जाएगा, कुंग फू जू, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, और सभी लोग इस सेट को लगाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। चलिए तीसरा प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी हुआ है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। देखिए, अंतिम मौर्य शासक जो था ये कौन था। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, पहले ये बताइए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और अंतिम शासक जो था ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम यानी कि किण्वन के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है एंजाइम के लिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो क्या करता है कि प्रतिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ा देता है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम संकीर्णन ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ठीक है। प्रतिक्रिया के लिए संकीर्णन ऊर्जा जितनी कम होगी
उसकी दर उतनी ही तेज होगी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये सही चीज़ है। एंजाइम में सक्रिय स्थान वह स्थान है जहाँ पर प्रतिक्रियाकर जुड़ा होता है, सही है। लगभग सभी एंजाइम उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। देखिए एंजाइम संकीर्णन ऊर्जा को बढ़ा करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। देखिए अभी मैंने बताया था कि एंजाइम संकीर्णन ऊर्जा को कम करके, संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ा करके नहीं, कम करके जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस, ये किसने प्रतिपादित किया था। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखिएगा इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद और विधानसभा दोनों याद रखना है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में जो है उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। यानी कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 40 हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए यही लेवल है बिहार पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 से अधिक वीडियो मैंने बिहार पुलिस के लिए कवर कराया हुआ है, एक बार आप उनको रिवीजन कर लीजिए। निश्चित रूप से हमारे वीडियो से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चलिए जीएसटी कोड में कितने अंक होते हैं। अच्छा, बिहार पुलिस में पूछा गया था कि आईएफसी कोड कितने अंक का होता है। सबसे पहले तो इस आईएफसी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये 11 अंक का होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी, और जीएसटी में कितने अंक होते हैं, तो राइट आंसर बता दीजिए कमेंट करके। सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 15 हो जाएगा। कल ही मैंने एक साइंस का इंपॉर्टेंट सेशन आपको कवर कराया हुआ, बिल्कुल बिहार पुलिस वाला साइंस का प्रश्न है, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का संस्थापक था। सोच समझ करके आंसर करिएगा, जल्दीबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं करना है। फांसीवाद का संस्थापक कौन था। अच्छा, एक नाजीवाद है। अब तो आपको याद हो गया कि नाजीवाद और फांसीवाद, तो नाजीवाद का हिटलर है और फांसीवाद का मुसोलिनी है, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, याद रखिएगा। नाजीवाद पूछेगा तो एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। जर्मनी में इसने नाजीवाद की स्थापना किया था, हिटलर ने। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। सभी लोग एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर मैं आता हूं। कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं इस 100 प्रश्न वाले सेट को बनाने में, तो इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं। चलिए आपसे सिर्फ एक मैं लाइक मांगता हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। तो देखिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन सदन के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाता है जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करें। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो श्री ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। एक दीक्षांत भाषण हिंदी का मैंने आपको वीडियो कराया हुआ था जिसमें बता दिया था कि प्रश्न बिहार पुलिस में हिंदी में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जो लोग देख लिए होंगे इसका आंसर आसानी से बता देंगे वो लोग। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई है। और ये दीक्षांत भाषण जो है ये हिंदी विद्या की व्यंग है। ठीक है, क्या है, व्यंग है, और ये हरिशंकर परसाई की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। द्वितीय सर्वाधिक पूछा है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछता तो एशिया हो जाता। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है,
चलिए, उसके बाद देखिए राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया। देखिए फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रसंघ, अंग्रेजी में इसको लीग ऑफ नेशंस कहेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो 10 जनवरी 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो अनुवांशिकी का जनक जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेंडल दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक ईंधन गैस कहेंगे। तो यह मुख्य रूप से बनी होती है किससे, सीएनजी। तो ये बनी होती है मीथेन से। किससे, मीथेन से। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवित्री हैं। अच्छा, मीराबाई अगर पूछेगा कि मीराबाई की गुरु कौन है, तो मीराबाई के गुरु का नाम जरा आप कमेंट करिए तो देखें कितना लोग जानते हैं मीराबाई के गुरु का नाम। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। चलिए, मीराबाई के गुरु का नाम जो है ये रैदास है। क्या है, रैदास या रविदास, रैदास, याद रखिएगा, ठीक है। और मीराबाई जो है ये किस काल की कवित्री हैं, तो ये भक्ति काल की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सहयोग करिएगा। चलिए, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये दोनों नाटक किसके हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक भारत भारती है। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती। तो भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक जो हैं ये हरिश्चंद्र के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर की प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर प्रश्न पूछेगा कि रेफ्रिजरेटर में टिपिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो टिपिकल टेम्परेचर इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्रशीतक में, ठीक है। और जल को ठंडा करने के लिए कौन सी जो है गैस उपयोग में ली जाती है, तो ये अमोनिया गैस लिया जाता है। यहाँ पर देखिए गैसीय अमोनिया दिया गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो है यह किसकी है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसकी है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए, ज़्यादा देर मत लगाइए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। तो देखिए दोहरा अभिशाप जो है यह कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि स्क्रीन पर पूरा प्रश्न एडजस्ट हो जाए। बिहार राज्य के 2023-24 बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। चलिए बताइएगा कितना जो है अनुमानित राजकोषीय घाटा है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 2.98%, 2.98% याद रखिएगा। और देखिए बिहार बजट में जो है सबसे ज़्यादा खर्च किस मद पर किया गया है, तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है शिक्षा पर किया गया है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। और सबसे कम खर्च जो है ये खान भू तत्वों पर किया गया है। खान भू तत्वों पर सबसे कम खर्च किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में इसमें से कौन सा कोयला खान है, बताइएगा। इसका आंसर सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। यही लेवल होता है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का हमारा जितना भी वीडियोज़ है एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का 3 वीडियो कराया है, उसको भी देखिए। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में है। देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तालचेर उड़ीसा में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
रामगढ़ जो है ये झारखंड में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच समझ करके आंसर ध्यानपूर्वक दीजिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं होते हैं, केवल जो है राष्ट्रपति में निर्वाचित होते हैं। और इसमें दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको क्या कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको क्या कहा जाता है। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको वायदा बाजार कहा जाता है। वायदा बाजार में लेन देन जो होती है यह भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया है, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनमें से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। देखिए अगर हम बात करें तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ज़रा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताइए कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। देखिए कौन इसमें से मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। इनमें से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है इनमें से। तो यह धातु जो है यह लिथियम है। लिथियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स यह किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो कि 1945 में हुआ था। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून का मसौदा तैयार करना था। अच्छा, प्रश्न पूछेगा कि आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है किस सम्मेलन के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा आईसीजे का स्थापना हुआ था। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के द हेग में है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट, यहाँ कवर बना लीजिए। कवर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। तो देखिए अगर प्रतिशत में पूछेगा, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है, और अगर प्रतिशत में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वनावरण वाला जो राज्य है ये आपका इसमें से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड, याद रखिएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में, अच्छा एक प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में, अक्षीय कंकाल तंत्र, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अक्षीय कंकाल में या कंकाल तंत्र कहिए, अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो अक्षीय कंकाल पूछेगा तो अस्थियों की संख्या 80 होगी। ठीक है, और मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती हैं। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। टमाटर का रंग लाल जो होता है यह होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज का रंग लाल और सेब का रंग लाल ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो होता है नारंगी होता है या फिर ये लाल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो 1985 में, याद रखिएगा 1985 में वाल्टर जी रोजन ने, वाल्टर रोजन यहाँ पर दिया गया है, वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। अच्छा, एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था इकोसिस्टम का। तो एजी टांसले ने किया था, एजी टांसले ने, पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है
ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेगनर मानते थे कि कई पृथ्वी के सभी महाद्वीप पर एक विशाल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? देखिए, अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया था। अगर पूछा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे कौन, तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जो संबंधित किससे है, तो महासागर और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित था। ठीक है, और देखिए वेगनर ने जो है बृहद महाद्वीप को नाम क्या दिया था, तो ये पैंजिया नाम दिया था। पैंजिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? बताइए, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड किसने घोषणा किया था? तो डेट सहित याद रखेंगे, 16 अगस्त 1932 को किसने किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचाट का घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। शेखर एक जीवनी किसकी कृति है, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है। और ये उपन्यास है, क्या है, यह एक उपन्यास है, जरूर याद रखिएगा। रचना तो आपको याद ही रखना है, शेखर की जीवनी किसकी है, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, पूरा नाम है इनका, और यह क्या है, उपन्यास है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र इसमें से कौन सा है? निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, तो इसमें से अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यह राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और देखिए जापान का डेट्राइट किसको कहा जाता है? जापान का डेट्राइट, तो जापान का डेट्राइट जो है ये कहा जाता है नागोया को। नागोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट जो है ये यूएसए में है, और यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है डेट्राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और भारत का डेट्राइट जो है चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सही इसमें से जो है बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिन्यास पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अदिश राशि के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अदिश राशि की एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, ये सभी अदिश राशियां हैं। 35 नंबर देखिए, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हो गया है अब। और देखिए ये किस वर्ष बने थे, तो सबसे पहले ये बने थे कब, तो सन 2000 में बने थे। केवल 7 दिन ही ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, समर्थन नहीं होने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रज़्मनामा का फारसी अनुवाद, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? देखिए रज़्मनामा जो है यह किसका फारसी अनुवाद है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए रज़्मनामा जो है यह फारसी अनुवाद किसका है, तो याद रखिएगा महाभारत का। इसका अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, और किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, ये किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। ठीक है, चलिए रज़्मनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर जो है यह किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है किसके द्वारा? अच्छा, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, रक्तदाब नहीं मापा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा था केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, 1973 1973 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो इसका अवमूल्यन हो जाएगा।
अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? इमैनुअल कांट ने किया था। ठीक है, इमैनुअल कांट, याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था। ठीक है, इमैनुअल कांट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र, देखिए ध्यान से पढ़िए, संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? चलिए आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। और फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जो अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को अब तक, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है इसमें से? तो संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है। चूना पत्थर जो है इस कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, यह एक अवसादी चट्टान है चूना पत्थर। देखिए आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, आकार के संदर्भ में आपको बताना है। आकार के संदर्भ में, तो आकार के संदर्भ में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है ये बृहस्पति है। कौन सा है फ्रेंड्स? यह बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है ये शनि है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो शनि का क्रम जो है ये छठा है सूर्य से दूरी के अनुसार। मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये शनि रहा। तो क्रम देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने बताया था सूर्य से छठा स्थान पर है। पृथ्वी का तीसरा स्थान है, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, सबसे नज़दीक सूर्य का बुध है, याद रखिएगा। चलिए शनि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, ऑप्शन बी दूसरा जो है शनि है सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था, और 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो फ्रेंड्स इनको रंगून में निर्वासित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 10 से बढ़कर के 11 हो गई है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन सा इसमें से एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा ये आपका बकरी हो जाएगा। बकरी इसमें से एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कबीरदास के पदों का संग्रह किसमें है? कबीरदास के पदों का संग्रह जो है ये किसमें है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। ये प्रश्न ऑलरेडी आपने कर रखा है और बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। कबीरदास के पदों का संग्रह जो ये बीजक में है। किसमें है? बीजक में है, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर देखिएगा कि एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया का नियमित करने वाला कारक कौन सा है? एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ताप है, मृदा की नमी है, अपर्दन की प्रकृति है, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इसमें से कौन सा इसमें से विष्णु का अवतार नहीं है? तो 10 अवतार तो आपको याद ही है। मत्स्य है, वराह है, परशुराम है,
दधीची इसमें से नहीं है, दधीची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय पूछा गया, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछता तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। कहाँ पर है, फिलीपींस के मनीला में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में कहाँ पर, तो कटक में। ठीक है, कटक में। चलिए, 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो देखिए, न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति VR, यहाँ मैं लिखता हूँ न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर। ठीक है, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती जो है जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PN भगवती दिया गया, ऑप्शन बी। अब ये साथ साथ ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे PN भगवती को ही माना जाता है, लेकिन इनका भी योगदान था जस्टिस VR कृष्णा अय्यर का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋणात्मक नहीं धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है। तो ये धनात्मक है, इसको धनात्मक बना लीजिए। ठीक है, धनात्मक बना लीजिए इस तरह से, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है, धनात्मक ढाल के। तो फ्रेंड्स यह क्या है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। चलो, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण कौन था इसमें से। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण जो है ये रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना है। चलिए, 54 नंबर कर लेंगे कि अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सी अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अवरोही क्रम है, बताइएगा। सोच समझ करके आंसर कमेंट करिए। अब आपको पता है कि भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, तो इस हिसाब से आपको अब आंसर जो है टिक लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, USA हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है या किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो पहला नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, संबंधित है। और दूसरा अगर पूछेगा तो दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। दूसरा पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण, पहला पूछ रहा है तो आवेश संरक्षण। ठीक है, चलिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन और बोवेरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, सटन और बोवेरी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली, किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में किस यूरोपीय जाति को सफलता मिली। तो ये डच थे, डच राइट आंसर हो जाएगा, डचों को सफलता मिली थी इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में। अशोक के शासनकाल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, अशोक के शासनकाल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। चलिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित हैं, बिंदुसार के ये पुत्र हैं। चलिए बताइए, अशोक के शासनकाल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था समाहर्ता। क्या कहलाता था, ये कहलाता था समाहर्ता। अच्छा, दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था ये व्यवहारिक कहलाता था, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। राजकीय कोषागार और भंडारागार का संरक्षण ये सानिध्यता कहलाता था। क्लियर है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। एक बार सभी लोग आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, बताइए। पहले पूर्व मीमांसा बताइए, फिर उत्तर मीमांसा बताइएगा। उत्तर मीमांसा महत्वपूर्ण है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है, ठीक है, न्याय के, न्याय दर्शन के गौतम है, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, चरवाक दर्शन के चरवाक हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं। सब याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल शुरुआत किया है? साहस पहल की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर इसका तेलंगाना गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर है कि मांडा लोक कला का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए मांडा लोक कला का संबंध किस राज्य से है? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए मांडा कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, साथिया जो है, साथिया ये गुजरात का है, साथिया है। ठीक है, रंगोली कहाँ का है? रंगोली महाराष्ट्र का है, रंगोली महाराष्ट्र का है। चौकपूर्णा कहाँ का है? चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखिए अहपन कहाँ का है? अहपन बिहार का है। उसके बाद गोदना भी बिहार का है। ठीक है, गोदना अहपन दोनों बिहार का है। तो चलिए ध्यान दीजिए, मांडा राजस्थान, साथिया गुजरात, रंगोली महाराष्ट्र, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, अहपन और गोदना बिहार। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ अनुच्छेद 48 क है। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 48 में क्या है? तो राज्य इसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूर दृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर कमेंट करिए। आंसर कमेंट करिए। देखिए दूर दृष्टि में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। और इस रोग के निवारण के लिए दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए जिप्सम का इसमें से फॉर्मूला पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों याद रखना है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों याद रखिएगा। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होगा इसमें से CaSO4 × 2H2O और CaSO4 × ½ H2O जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स यह जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने जारी किया है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, नाम याद रखिएगा। कल ही मैंने ये वाला करंट अफेयर कराया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 में कब मनाया गया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किससे प्राप्त हुआ है? बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर पूछेगा तो बताना है, अलग आंसर होगा, और छोटे राज्यों की श्रेणी में अलग आंसर होगा। चलिए बताइए, देखिए छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले नंबर पर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि ICC के सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022 से किससे सम्मानित किया गया है?
बताइए। देखिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, गालफील्ड सोबर ट्रॉफी दिया गया है बाबर आजम को, और वनडे के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी इनको दिया गया है, और टेस्ट का बेन स्टोक्स को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 71 से लेकर के आगे हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए 71 नंबर है कि कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। इसमें से कौन सा शब्द जो है अनिक का पर्यायवाची है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अनिक, वाहिनी, दल, कटक, सैन्य, ये सभी जो हैं ये सेना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनिक, अनिक के बाद मैंने बताया था वाहिनी, वाहिनी, दल, कटक, ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अनिक दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेंगे कि अग्रज का विलोम शब्द चुनना है। अग्रज का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए। अग्रज का क्या होगा, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। ठीक है, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा होता है और अनुज मतलब छोटा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं पूछा गया है। अतुल का समानार्थी शब्द होता है अनोखा, अनुपम, अपूर्व। ठीक है, अनल नहीं है इसमें से। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जिसका उपमा न हो उसके लिए एक शब्द, जिसका उपमा न हो उसे हम अनुपम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। अनुपम राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, चलिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तथापि का होगा तथा प्लस अपि। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें से महत्वाकांक्षा सही कौन सा लिखा गया है। चलिए सोच समझ करके आंसर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए महत्वाकांक्षा इसमें से सही कौन सा लिखा गया है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से महत्वाकांक्षा लिखा जाता है। महत्वाकांक्षा, ठीक है। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, बताइए। तो पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं। नीड़ मतलब घोंसला होता है। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है, मृगावती किसकी रचना है, तो ये कुतुबन की रचना है मृगावती। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो या दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। चलिए इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी है इनके। तो मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत से जो है यह लिया गया है। चलिए एक्स्ट्रावेजेंट का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो देखिए एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है ज़्यादा व्ययी, अति व्ययी, और माइजरली का कंजूस हो जाएगा। उसके बाद एब्लूजन का क्या होता है, तो देखिए एब्लूजन का मतलब होता है नहाना धोना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर वॉशिंग हो जाएगा। इसका सिनोनिम बताना है आपको। चलिए चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम फ्रेज। टू फेस द म्यूजिक, इसका क्या होगा, टू फेस द म्यूजिक यानी कि परिणाम भुगतना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू फेस द म्यूजिक का टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, इसको रेड टाइपिज्म कहा जाता है, यानी कि लाल फीता शाही कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाउ क्रूएल द बॉस इज सेड द क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द क्लर्क एक्सप्लेन दैट द बॉस वाज वेरी क्रूएल। क्रूएल मतलब कठोर होता है यहाँ। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ एरर बताना है। अगर एरर है तो एरर बताना है कि कहाँ पर है, और नहीं है तो नो एरर पर आप टिक लगाइएगा। देखिए व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हॉस्पिटल के आगे जो है यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, आई वेंट टू हॉस्पिटल होगा, और यहाँ टू के बाद जाना द नहीं लगेगा, तो आई वेंट टू हॉस्पिटल होगा। तो यहीं पर जो है आपका एरर दिया गया है। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेंशन विल नॉट डू द वर्क एक्सपेक्ट गिव द ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिएगा द मेसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव्स द ऑर्डर्स, ठीक है, केवल वह आदेश देता है, काम नहीं करता है आदेश के सिवा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है कि द मेंबर्स शुड बी एडहर ऑल द डिसीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑल द डिसीजन शुड बी एडेड बाय टू द मेंबर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, द स्ट्राइक वाज क्या होगा, कॉल ऑफ होगा, यहाँ पर कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब स्ट्राइक जो था वो वापस लिया गया। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसमें से स्पेल्ट सही कौन सा है, सही से स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्वेंटेंस का लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न है, आप 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए, ठीक है। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ का प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। सेशन को जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, अपना आप लोग सभी लोग स्कोर भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 94 का देख लीजिए, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 96 का देख लीजिए, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 882 रुपया। 97 का हो जाएगा आपका 225 रुपया। 98 का देखिए, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष हो जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 99 का 5 हो जाएगा। और 100 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।